नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौड़ और एमपीपीएससी के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन यही है कि किस संगठन ने व्यूमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया। तो रोबोट का क्या नाम है? रोबोट का नाम है व्यूमित्र। बताना है किस भारतीय संस्थान ने उसे जो है विकसित किया है। आपके ऑप्शन है सीडैक, पुणे, इसरो, TRIF और DRDO। तो आपको पता होगा कि व्यूमित्र क्या है, एक स्त्री रोबोट है और जो आधा यानी कि ऊपर वाला भाग तो है और इसका धड़ से नीचे वाला भाग नहीं है। इसरो ने इसे अंतरिक्ष में अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया। तो व्यूमित्र जो है इसरो का एक रोबोट है, राइट। तो किसने विकसित किया है? इसरो ने। अब इसरो के संस्थापक या इसरो के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर अनिल विक्रम साराभाई को इसरो के संस्थापक के रूप में, इसरो के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गार्टनर के अनुसार चरण 4 परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कि आपको ये पता करना है कि गार्टनर ने एक परिपक्वता मॉडल जो प्रस्तुत किया है उसके अनुसार निम्नलिखित 4 मॉडल किस क्रम में होंगे, राइट। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, लेन देन सहभागिता परिवर्तन सूचना। दूसरा सूचना परिवर्तन सहभागिता लेन देन। तीसरा लेन देन सूचना। और हम आगे भी देखते हैं, आगे है सूचना सहभागिता लेन देन और परिवर्तन। अब आप बताइए कि अगर आपको किसी से कोई संधि करना है, समझौता करना है, एग्रीमेंट करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जिस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, समझौता संधि करने जा रहे हैं, वहाँ की आप इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर आप वहाँ पर जाके इंटरेक्शन करेंगे, यानी स्वयं जा कर के देखेंगे कि भाई वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो हमारी अपनी कंपनी के अनुकूल है कि नहीं। अगर इस समझौता हो जाता है तो फिर 2 सरकारों के बीच लेन देन होगा और लेन देन होने के पश्चात जो इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ से वहाँ के जनजीवन का परिवर्तन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूचना, सहभागिता, लेन देन एवं परिवर्तन। सबसे पहले सूचना का आदान प्रदान होता है, फिर सहभागिता होती है, इंटरेक्शन होता है, फिर लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है और फिर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वैसे आप इस क्वेश्चन को जो है कॉमन सेंस से भी हल कर सकते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है ग्राफ, ट्री, स्टार और रिंग। सामाजिक नेटवर्क का मतलब क्या है? सामाजिक नेटवर्क का मतलब यह है कि हमें जो भारतीय समाज है, अपना जो समाज है उसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम किस रूप में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राफ के रूप में। अब ग्राफ बनाने की कई तरीके, जैसे ट्री है, स्टार है, रिंग है, ये सब एक तरीके से ग्राफ ही है। ये एक ग्राफ है, टेबुलेशन ग्राफ है, राइट। तो इसमें क्या होता है भाई, एक समाज है, इसमें कोई बड़ा आदमी है, कोई गरीब है ना, या फिर पद मान लो तो कोई कलेक्टर है, तो कोई पटवारी है, तो कोई SDM है। तो सामाजिक या प्रशासनिक जो हायरार्की होती है वो ग्राफ के तरीके से आसानी से व्यक्त की जा सकती है। और चूंकि ट्री, स्टार, रिंग आपस में ग्राफ के ही रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्राफ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट पर सफरिंग करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, ताकि वो सुरक्षित हो, सिक्योर हो, सिक्योरिटी पर आधारित हो, इसके लिए IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कितने बिट होते हैं? तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यदि आपको पता है तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो एक IPv6 पते में जो 128 बिट होते हैं, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कंप्यूटर ज्ञान से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह वरीयताओं को एकत्रितकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वरीयता निर्धारित करनी है। यानी कि आप यदि वरीयता का मतलब मान लो कि एक सर्वे करना चाह रहे हैं आप एक किसी देश का, तो आप देखेंगे कि उस देश के अंतर्गत कितने बुजुर्ग हैं, कितनी महिलाएँ, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, राइट, और कितनी बच्चियाँ हैं। और फिर आप उनमें से देखेंगे कि कितने यंग लोग हैं। यानी आप एक तरीके से ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उस वर्ग को निकाल सकें टारगेट करके जिससे आपको सहयोग प्राप्त करना है। तो वरीयता को निर्धारित करके पूर्वानुमान लगाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो पूछा गया है वो कह रहा है कि वरीयताओं को एकत्र करते, यानी जो वरीयताएँ थी उसे जो डेटा था उसे इकट्ठा किया, उसके बाद पूर्वानुमान लगाया। तो वरीयताओं को इकट्ठा करके पूर्वानुमान लगाने से जो आपको फ़ायदा मिला वो यही मिला कि आपने जो है समाज का जो है सहयोग प्राप्त कर लिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहयोगात्मक
फिल्टरिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा सहयोगात्मक फिल्टरिंग, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही? पहली बात, अधिकतम नहीं पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है। दूसरी बात, 10 की वृद्धि दर पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व तो नहीं पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय क्वेश्चन पढ़ा कैसे जाता है, इस बात को भी समझना और जान लेना बेहद जरूरी है। तो पहली चीज़ 10 की वृद्धि दर पूछ रहा है, वार्षिक नहीं पूछ रहा है। दूसरी चीज़ न्यूनतम पूछ रहा है, अधिकतम नहीं पूछ रहा। तीसरी चीज़ घनत्व नहीं पूछ रहा। तो अगर घनत्व की बात होती तो आंसर हो जाता नागालैंड, क्योंकि यहाँ पर घनत्व की बात नहीं है, 10 की वृद्धि दर की बात है, इसलिए इसका सही आंसर होगा नागालैंड। अगर 10 की वृद्धि दर की बात है तो इसका आंसर रहेगा नागालैंड, और अगर घनत्व की बात रहती तो इसका आंसर रहता अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश, पंजाब से इसका कोई लेना देना नहीं। और उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? आपको ये देखना है कि नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको क्या देखना नहीं है वो देखना है। उर्वरक उद्योग अगर आपको लगाना है तो नेफ्टा की जरूरत पड़ेगी, यानी कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही है। जिप्सम, भाई आप कोई ऐसा स्पेस तो बनाएंगे ही आयताकार वर्गाकार जिसमें जो है उर्वरक को रखा जा सके। या मान लो कि आप खाद बनाना चाहते हैं, जैविक खाद, तो वहाँ पर गोबर, कचरा, कृषि प्रोडक्ट आप डालोगे तो एक सीमेंट की चौकोर संरचना तो का निर्माण तो करना ही होगा। तो सल्फर, उसे सड़ाने के लिए सल्फर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें कास्टिक सोडा का कोई काम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए हाँ या ना वाले, तो सबसे पहले आप क्या करें, उस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है यानी हाँ या नहीं उसे अंडरलाइन कर दें। इसमें हमें नहीं ढूंढना है। एक साइड पर्वत शिखर है, दूसरी साइड महाद्वीप है। तो पहला किलिमंजारो अफ्रीका में, कहीं बिल्कुल सही, किलिमंजारो अफ्रीका में। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में, ये भी सही है। एल्ब्रोस एशिया में, तो कहेंगे एल्ब्रोस एशिया में नहीं, ये तो यूरोप में है, ये तो यूरोप में है, ये तो यूरोप में है। एकांकगुआ साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, कहेंगे बिल्कुल सही है। एकांकगुआ दक्षिण अमेरिका में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो रहेगा आपका एल्ब्रोस। इसका करेक्ट आंसर रहेगा एल्ब्रोस। क्यों? क्योंकि एल्ब्रोस एशिया में नहीं बल्कि यूरोप में है। अगला क्वेश्चन आर्थिक गतिविधियाँ, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से पूछा गया है। तो आपको उत्पादक देशों के नाम पता होना चाहिए। जैसे कि वाणिज्यिक फल का उत्पादन की अगर बात करें तो वाणिज्यिक फल के उत्पादन के मामले में जो पहले स्थान पर है वो है फ्रांस। तो इसका आंसर होगा कौन सा? डी का होगा दूसरा, यानी डी का आंसर हो गया दूसरा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 2, डी की जगह पे लिख दो आप 2, तो डी का हो गया दूसरा। अब दूसरी चीज़ देखिए, ऑप्शन देखिए, डी का है आपका दूसरा। डी का दूसरा जिस ऑप्शन में रहेगा आंसर वही रहेगा। डी का दूसरा केवल पहले में, तो आपको सब नहीं पता था, केवल आपको फ्रांस के बारे में पता था कि फ्रांस में जो है फलों का उत्पादन होता है। वैसे भी भूमध्य सागर के पास जो लगे हुए देश हैं वहाँ पर फलों की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। इससे आप विश्व भूगोल का क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से समझ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बाकी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से पवन ऊर्जा के विकास की संभावना अधिक है। क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को पढ़कर समझकर याद रख सकते हैं? नहीं, इसे आपको कॉमन सेंस से ही हल करना होगा। अब कॉमन सेंस कैसे लगेगा इसमें, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। कैसे आप समझेंगे इस चीज़ को? अब आप ये देखेंगे इस क्वेश्चन को हल करते समय कि पवन ऊर्जा के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो कहेंगे पवन ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक दशाएं कि वो एक ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर वायु का निरंतर प्रभाव बना रहे, ताकि पवन चक्की के पंख घूमते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि जो टॉपोग्राफी है, यानी कि जो उच्चावच है, भूमि है, वो एक तरीके से ज़्यादा ऊंची या फिर ज़्यादा नीची ना हो, क्योंकि इससे हवाओं में अवरोध उत्पन्न होगा और पवन चक्की के ब्लेड को, उसे ब्लेड बोलते हैं, उसके पंखों को लगातार घुमाना संभव नहीं होगा। इसलिए ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर समतल रूप में हवा की आपूर्ति हो सके। तो ऐसा जो क्षेत्र हो सकता है वो उच्चावच में, यानी हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का भूखंड है उस पर तो कम ही हो सकता है, बल्कि जो समुद्री क्षेत्र वो इसके ज़्यादा अनुकूल होगा। ये आपने गैस किया। अब बताइए समुद्र की सीमा वाले राज्यों को आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। या फिर वो राज्य जिनकी समुद्र से सीमा नहीं लग सकती है उसे निगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश का समुद्र से कोई लेना देना नहीं है। बिहार झारखंड का कोई लेना देना नहीं है। और राजस्थान और उड़ीसा, अब देखो राजस्थान आ गया इसमें, और उड़ीसा, तो उड़ीसा में तो पवन चक्की की संभावना, लेकिन राजस्थान में नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों दिए गए, तमिलनाडु और गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और गुजरात। तो इसका सही आंसर हो गया तमिलनाडु और
गुजरात, राइट। तो इसका सही आंसर हो गया तमिलनाडु और गुजरात। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अशोक और बिंदुसार, तो अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था, यानी मौर्य काल की बात हो रही है। मौर्य काल यानी कि कब की बात हो रही है? जब अशोक हुआ करता था उस समय भगवान बौद्ध और जैन, यानी बौद्ध और जैन धर्म भी अपने आप में आगे बढ़ रहे थे। 5वीं 6वीं BC की बात हो रही। तो उस समय में बुद्ध थे, यानी आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इसे गैस कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है? बात है अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका जो आपको वर्णन देखने को मिलेगा वो मिलता है बुद्ध घोष की प्रसादिका में, बुद्ध घोष की समंत पासादिका में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अब हिस्ट्री का ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। सिंधु देश को साको वो पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू पढ़ा और भारत का नाम सिंधुस्तान से हिंदुस्तान हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरोड़। तो अरोड़ 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी हुआ करती थी। अगला देखेंगे, मुगलकालीन ग्रंथ मासरे आलमगीरी का लेखक कौन है? इसकी रचना किसने की? तो आलमगीरी की रचना की थी साकी मुस्तैद खान ने। किसने की थी? साकी मुस्तैद खान ने। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर के नाम याद होना चाहिए। तो मासरे आलमगीरी, इसके लेखक है साकी मुस्तैद खां। हमेशा मुस्तैद बने रहते हैं, आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनाई और पानाई का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? अब ये ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल कॉमन सेंस पे आधारित है। आदमी क्या कहता है? भारत में बोला जाता है कि भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ऊधम कर रहा है, बात नहीं मानता, तो पनाह गलेंगे। जब पनाह गलेंगे तो आंसर क्या होगा? पनाह। पनाह को शुद्ध भाषा में क्या बोला जाता है? जूता। तो वही आंसर है इसका, जूता। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे रहा ये क्वेश्चन आपका, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए, आदि ब्रह्म समाज की बात हो रही, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अब कई लोग इसका आंसर सोच रहे होंगे राजा राम मोहन राय। याद रखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आदि ब्रह्म समाज की नहीं। यानी राजा राम मोहन राय ने केवल ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज। लेकिन इसमें शब्द क्या लिखा है? आदि ब्रह्म समाज, राइट। जब केशव चंद्र सेन के पश्चात, केशव चंद्र सेन के पश्चात क्या होगा? केशव चंद्र सेन के पश्चात जो है, आपको ये मूल चीज़ समझना चाहिए कि ये कब की बात हो रही है। ये बात जो हो रही है 19वीं शताब्दी की हो रही है। यानी कि उस समय के स्तर पर 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। और उसके पश्चात समाज के कल्याण के लिए उन्होंने परमात्मा को माना कि परमात्मा एक ही होता है, परमात्मा अलग अलग नहीं। मंदिर मस्जिद मूर्तियों में कुछ नहीं लगा है। सभी धर्मों, सभी पुराणों, सभी ग्रंथों का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा एक है। इस आदर्श को लेकर राजा राम मोहन राय ने एकात्मकता पर जोर दिया। और राजा राम मोहन राय की जब वो अकबर सेकंड के राजदूत के रूप में ब्रिटेन गए थे, वहाँ पर ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाला। लेकिन केशव चंद्र सेन ने स्त्री विवाह के लिए, महिलाओं की बच्चियों की पढ़ाइयों के लिए बेहद काम किया। लेकिन जब उन्होंने अपनी ही बच्ची एक अल्पायु की बच्ची का विवाह कर दिया, तो इससे देवेंद्र नाथ टैगोर नाराज हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग संस्था आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। मेरी आशा है कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख तो लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश प्रगति करे, इसके लिए आप खूब मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें। नमस्कार, जय हिंद।